हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपका डॉन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 137 क्लास के अंदर। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है हमारा, एंड आई होप कि आप इसके अंदर रोज़े भी रखेंगे, अपने लिए भी दुआ मांगेंगे, दोस्तों के लिए भी मांगेंगे, पेरेंट्स के लिए दुआ मांगे, जो आपके क्लोज हैं भी या नहीं हैं उनके लिए भी दुआ मांगे। जो देखें, दूसरों के लिए दुआ मांगने से अपने भी रास्ते खुलते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि अभी जो पाकिस्तान को यहाँ पर चैलेंजेस का सामना है, तो उसके लिए भी दुआ मांगे कि कम से कम ये जो चैलेंजेस है ये ख़त्म तो नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट ये कम ज़रूर हो जाएं और यहाँ पर एक अच्छी डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हो जाए। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो हमारे ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, उनकी हम एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड उनका हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा जो डॉन न्यूज़पेपर का ये एनालिसिस रहने वाला है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे केपीके के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, वो भी अपनी न्यू डेवलपमेंट्स यहाँ पर कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी बताता जाऊँ कि नोट्स मेकिंग अपनी लाजमी करते जाएं। जो 2026 ईयर रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ और भी है, यहाँ पर बहुत सारे जो है ना एस्पिरेंट्स को एक इशू भी आ रहा है कि सर हम नोट्स मेकिंग कैसे करें। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एनालिसिस अभी जो है ना वो सही से जिस तरह कॉम्प्रिहेंड होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। उसके पीछे रीज़न भी है ना, एजुकेशन बैकग्राउंड है जो हम यहाँ पर चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का नहीं भी पता, कुछ फ्रेश यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये अगर अभी से जो अगर आप एनालिटिकल जो है अप्रोच को अपनाना शुरू करेंगे तो कह लें कि एग्ज़ाम तक जो है अपना कह लें कि एनालिटिकल एबिलिटी को जो है डेवलप कर सकेंगे। अब बात करेंगे नोट्स मेकिंग की। तो नोट्स मेकिंग देखें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। जस्ट आपने एक नोटबुक लेनी है और नोटबुक के ऊपर अपने टॉपिक को सेग्रीगेट करके एक एक टॉपिक को लिख लेना, ठीक है। अब एक टॉपिक फॉर एग्जांपल इकोनॉमी तक है तो इकोनॉमी की आप हेडिंग दे लें। अब यहाँ पर हम जो भी यहाँ पर रिपोर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट की जो स्टेटमेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की बुक आ जाती है, कोई थ्योरी आ जाती है, उसको डिस्कस करते हैं जो इकोनॉमी के रिलेटेड है, या कोई हर्डल्स हैं, रेमेडीज़ हैं, ठीक है। जितने भी जो मटेरियल है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, तो वो आप इकोनॉमी वाला जो टॉपिक आपने बनाया है, जो हेडिंग दी, उसके नीचे ऐड करते जाएं, सिंपल। इसी तरह आगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है तो वो आगे उसको ऐड करते जाएं, जो जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक जिस तरह हमें यहाँ पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का एक सिलसिला नज़र आ रहा है, यूक्रेन और रशिया का, तो आप वो हेडिंग दें। और जो 2026 के अंदर बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स होने जा रही है, जिस तरह आपका फर्स्ट राउंड नज़र आ रहा है, सेकंड राउंड नज़र आ रहा है ना यहाँ पर जो है वो टॉक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर ईरान और यूएसए के दरमियान में जिस तरह यहाँ पर हमें जो राउंड्स स्टार्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, टॉक्स स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पर मस्कत ओमान के अंदर देखने को मिली। तो इस तरह जो है अपने यहाँ पर टॉपिक की हेडिंग दे, जो हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर जो पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ पर स्टेटमेंट्स कह रहे होते हैं वो आप ऐड करते जाएं बस, ठीक है। तो इस तरह आपकी एक बुक तैयार हो जाएगी और आपके जितने भी यहाँ पर करंट अफेयर है या पाकिस्तान अफेयर है, आईआर के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यू डेवलपमेंट्स हो रही है वो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि साथ साथ डेट लाजमी डालते जाइएगा, क्योंकि डेट से ये होगा कि आपको ये पता होगा कि ये न्यू डेवलपमेंट्स इस दिन को हुई थी। तो आप दोबारा आकर अगर वो चीज़ आपको जो है भूल जाती है, ब्लर हो जाती है, इतना वो सिलेबस है हमारा, तो आप दोबारा आकर उसको जो है रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। आज हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं और हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है हमारे पास जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। द फ्यूचर बिलोंग्स टू द कॉम्पिटेंट, गेट गुड, गेट बेटर एंड बी द बेस्ट। कहा यह जा रहा है कि जो आने वाला वक्त है, जो टाइम है, वो उन लोगों का है जो बेसिकली यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटेंट है, जो महारत रखते हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो मेहनत करते हैं, जो बेहतर हैं। फ्यूचर उन्हीं का ही होने वाला है। यहाँ पर एक और स्टेटमेंट है, जस्टिफाई हो जाएगी। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि द अंपायर्स ऑफ द फ्यूचर आर अंपायर्स ऑफ द माइंड। जो अभी हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह यहाँ पर हम बात करते हैं ना, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है,
चेंज हो नहीं रहा, चेंज किया जा रहा है। बेसिकली उनके पास इतना दिमाग है, इतने वो जो है ना वो टैलेंटेड कि किस तरह हमने पूरे जो है ना इस कह लें कि मशीनरी की मेंटेनेंस करनी है, या इसको रिपेयर करना है, या दोबारा इसको एक न्यू शेप देनी है। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली कही जा रही है यहाँ पर। अब चलते हैं हमारे आज हमारे पास इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं एंड न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं दोस्तों। इनको वन बाय वन जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं यहाँ पर, विल द बोपी assert itself legal framework and the foundation of the occupation law। हम डेली बेसिस के ऊपर यह बात करते थे कि बोपी जो बनाया गया है, कभी हम बात यह करते थे कि यूएनओ के पैरेलल काम करेगा, यही था। उसके बाद हम ये भी बात करते थे कि यहाँ पर गजा का फ्यूचर क्या होगा इस एग्रीमेंट को लेकर। ठीक है, उसके बाद भी वायलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली, जिस तरह बोपी यहाँ पर बनाया गया, यूरोपियन कंट्रीज ने साइन नहीं किया गया। हम डेली बेसिस के ऊपर इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। जिस तरह यूएनओ के अंदर इसकी रेजोल्यूशन पास की गई, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस की। अभी आज 19 फरवरी है और आज वाशिंगटन के अंदर जो ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है, वहां पर मीटिंग होने जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारी डिस्कशन है काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आज जो हमारी डिस्कशन, हालांकि मीटिंग के बारे में ऑलरेडी कर चुके हैं, पाकिस्तान का क्या स्टांस रहेगा वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज जो हमारी डिस्कशन रहने वाली है, 4th जिनेवा कन्वेंशन रहने वाली है, जो 1949 के अंदर हुई थी। जो लीगल फ्रेमवर्क उसका क्या कहता है, उसका आर्टिकल्स क्या कहते हैं, उसके बाद यहां पर जो यूएनओ का चार्टर क्या कहता है, जो बोपी बनाया गया है ना, उसकी बात कर रहे हैं, जो लीगल फ्रेमवर्क है उसकी बात करेंगे। और एक और चीज है जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जो हम करते हैं कि जो हो सकता है कि अगर इजराइल यहाँ पर वेस्ट बैंक के अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ना कर दे शुरू, है ना। ठीक है, तो अब जमीनों की, लैंड की बात कर रहा हूं, तो क्या वो लीगल है या इलीगल, वो भी हम उस आर्टिकल्स के जरिए यहाँ पर जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर एक और चीज भी है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके क्या रिमार्क्स है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आज हमारे पास क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट चीजें यह है कि एक तो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन इजराइल यहाँ पर वेस्ट बैंक के अंदर जो कर अभी तो नहीं की, लेकिन जो उसने 1967 में स्टार्ट की थी और दोबारा उसको सस्पेंड कर दिया था, क्या वो नेक्स्ट इसको स्टार्ट कर सकता है? क्वेश्चन तो ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिनेवा 4th जिनेवा कन्वेंशन 1949 वो क्या कहता है, उसका आर्टिकल क्या कहता है, यूएनओ का चार्टर का जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो क्या कहती है। और उसके बाद अगर बोपी के सामने ये चीज आ जाए कि इजराइल जो है यहां पर वेस्ट बैंक के अंदर बेसिकली जो है वो लैंड रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस सीधा सीधा आप कह सकते हैं डीरेलमेंट ऑफ बोपी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी आज पूरी यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर बेसिकली आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, 4th जिनेवा कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रिमार्क्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारे पास है द रिन्यूएबल टिपिंग पॉइंट पैराडाइम शिफ्ट एनर्जी। इतने दिन से हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने ये भी डिस्कस किया कि सोलर रेवोल्यूशन की बात की थी, फिर हमने यहाँ पर जो है वो कह लें कि एनर्जी को लेकर जो है यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी का जो अभी पाकिस्तान के अंदर मसला चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुका है, लेकिन अभी जो डिबेट चल रही है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर है। अब इलेक्ट्रिसिटी में दो चीजें हमने डिस्कस की, एक आपका नेट मीटरिंग है और एक आपका नेट बिलिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आज हमारी डिस्कशन रहने वाली दो चीजों से, एक तो बैटरी रेवोल्यूशन एंड सेकंड थिंग इज दैट सोलर रेवोल्यूशन। ठीक है, ये दो चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहां इसके अंदर। ठीक है जो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी का मसला है अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कि क्या हम बैटरी, हमारे पास एक जो है ना हम मिसकॉन्सेप्शन भी है हमारा कि यार हम जो है ना यहाँ पर सजेशन में सोलर रेवोल्यूशन की बात कर देंगे, बैटरी रेवोल्यूशन की बात कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह जो है क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है, तो जो ऑब्वियसली बात है जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इससे पैसा तो कमाएंगे, वो इसको तो एडवांटेजेस ले रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को एज ए टूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनको क्या करना चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बैटरी रेवोल्यूशन की तरफ अभी जाना ठीक है या नहीं है, ये हम यहां पर देखेंगे। थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव मॉरलिटी। यहां पर अगर कहा जाए सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी तो भी बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सिलेक्टिव मॉरलिटी क्या चीज है, कॉलोनियल ओरिजिन, स्ट्रक्चर वायलेंस, द हिपोक्रेसी ऑफ सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर हो क्या रहा है, जो ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं ना, सिर्फ जो है ना यहाँ पर जो लोग मारे जाते हैं, जो कत्ल किया जाता है, उसी के साथ इसको रिलेट किया जाता है। क्या ये कत्ल नहीं है यहाँ पर कि हमें जिस तरह इकोनॉमिक डिप्राइवेशन देखने को मिल रही है, जिस तरह यहाँ पर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन देखने को मिल रही है, क्या ये कत्ल नहीं है?
क्या ये नहीं है कि आप एक स्टेट के किसकी नाम के ऊपर कि जहां यहां पर जेनोसाइड हो रही है, वहां पर जेनोसाइड रोकने के चक्कर में आप इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या प्रेशर उसके ऊपर बिल्ड किया जाता है। क्या ये कत्ल नहीं है? क्या ये इनजस्टिस नहीं है? ये आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली जो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, जो हमें आज तक कॉलोनियलिज्म देखने को मिला, लेकिन आज हमें न्यू कॉलोनियलिज्म देखने को मिल रहा है, जो अपने घर में बैठकर क्या कर रहे हैं, यहां पर इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है दूसरी स्टेट के ऊपर जमाना चाहते हैं। क्या ये इनजस्टिस नहीं है? इसका मतलब तो यही है कि ये सिलेक्टिव मोरालिटी है। आपका मल्टीलैटरल सिस्टम जिन लोगों ने बनाया, क्या आपको लगता है कि वो आप कह सकते हैं सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है? उन लोगों ने अपने लिए रूल नहीं बनाए थे, उन लोगों ने हमारे लिए रूल बनाए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए बनाए, ताकि ये लोग इन रूल्स के पीछे भागते रहें, इन लॉज के पीछे भागते रहें, और हम क्या करें, थोड़ी बहुत फंडिंग देके इनको चुप करा सकते हैं। लेकिन आज वो भी नजर नहीं आ रहा। सबसे बड़ी एग्जांपल की अगर बात की जाए, क्लाइमेट इंजस्टिस, ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, आप चेक कर सकते हैं किसका है यहाँ पर। अब सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, COP30 यहां पर हुई है जिसको अटेंड नहीं किया गया। फंडिंग की बात की, लॉस एंड डैमेजेस की बात की गई तो यहां पर इसको फ्रॉड कहा गया। ठीक है, तो ये सिलेक्टिव मोरालिटी जो हमें देखने को मिल रही है ना, बड़ी अच्छी है, लॉज बनाए गए हैं और जो है ना वो ठीक है, तो ये ठीक नहीं है। सबसे बड़ी वजह यहां पर स्ट्रक्चरल जो बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या है? स्ट्रक्चरल वायलेंस वो है जो यहां पर ब्रिटेन वुड के दो इंस्टीट्यूशंस आपके सामने है, वर्ल्ड बैंक और IMF। ठीक है, उसने क्या किया, यहां पर जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो पॉलिसी यहां पर इंप्लीमेंट की, थोपी गई दूसरे कंट्रीज के ऊपर, क्या किस चक्कर में भाई, ताकि इनको अपलिफ्ट किया जा सके। अपलिफ्ट करने के चक्कर में सोशल प्रोटेक्शन यहां पर डैमेज हो चुकी है आपकी। वो कैसे हुई है, इसको डिस्कस करें। सबसे बड़ी वजह यहां पर स्ट्रक्चर वायलेंस है। अब देखें, हम बात करते हैं ना, अपने इंस्टीट्यूशंस को यहां पर क्रिटिसाइज करते हैं कि यार हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन में करप्शन है, हमारी गवर्नेंस फेलियर है। यकीन माने, हम जब भी बात करते हैं ना, जब भी बात करते हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, दो बातें जरूर करते हैं। हमारी जी करप्शन बहुत है जी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर, हमारी जी गवर्नेंस फेलियर, हमारी तो गवर्नमेंट काम ही नहीं करती। आपको यह समझ में नहीं आ रही यार, जो आपके ऊपर सिस्टम थोपा जा रहा है, जो स्ट्रक्चर आपके ऊपर थोपा जा रहा है, जो आपके सिस्टम के ऊपर, वो थोपा ही इसलिए जा रहा है कि यहां पर हम क्या कर सके, जो प्रॉफिट है डेट दे देकर इनको इतना कर्जाई किया जाना चाहिए। एक तो ये डेट पे करता रहे, और रही सही कसर जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है पूरी कर देंगे करप्शन के चक्कर में। और फिर बाद में ब्लेम किसके ऊपर लगाया जाता है? स्टेट के ऊपर लगाया जाता है कि भाई आपकी गवर्नमेंट फेलियर है, आपकी गवर्नेंस फेलियर है, आपके तो इंस्टीट्यूशन ही काम नहीं करते, आपके तो इंस्टीट्यूशन ही फेल है। भाई अगर आप इतने अच्छे हैं, अगर आपकी पॉलिसीज, अगर आपका स्ट्रक्चर जो आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं अगर इतना अच्छा है, तो दुनिया के अंदर जो इनक्वालिटी क्रिएट हो रही है वो क्यों हो रही है? यहां पर ब्राजील और अर्जेंटीना का केस आपके सामने है। जिस तरह यहां पर उसको इतनी फंडिंग दी गई, लोन्स दिए गए, वो कर्जाई हो गया बहुत ज्यादा, आपके सामने है वो, या डिफॉल्ट किया, वो चेक करें, पूरा केस स्टडी उसका डिस्कस करें। तो सबसे बड़ा जो यहां पर इशू आ रहा है वो स्ट्रक्चर हमें यहां पर वायलेंस देखने को मिला है। किस तरह जो है यहां पर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, उनके ऊपर सिस्टम के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर ऐसा थोपा जाए ताकि वो पूरी जिंदगी जो है स्टेट ऊपर ही ना आ सके, है ना। ये चीज है, बैठ कर ये बोला जाए, इसको बोला जाता है सिलेक्टिव मोरालिटी। बोला क्या गया कि ये आपके मुल्क में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, आपका जी एजुकेशन नहीं है, आपके वाटर शॉर्टेज है, आपके फूड इनसिक्योरिटी है, कभी रैंकिंग में इतने नंबर आ रहे हैं, कभी रैंकिंग में इतने आ रहे हैं, कभी रैंकिंग में इतने आ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, पूरा प्रेशर बिल्ड किया हुआ है। आज पब्लिक डेट इतना देना पड़ रहा है, ठीक है, इतना हो चुका है दोस्तों। तो हम बात ही पब्लिक डेट से शुरू करते हैं, जब भी इकोनॉमी की बात करेंगे पब्लिक डेट की बात करते हैं, सर्कुलर डेट की बात करते हैं, हम यहां पर बूम बस साइकिल की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ा जो यहां पर सिलेक्टिव मोरालिटी है ना, जो कह ले कि यहां पर जो सारा ये एक किस्म का सीधा सीधा कह ले न्यू कॉलोनियलिज्म की एक कह ले कि एक चाल है, एक उसके कह ले कि टैक्ट्स हैं कि स्ट्रक्चर ऐसा थोपो या इन्फोर्स करो कि पूरी जिंदगी उसमें वो धस कर रह जाए, और हम एक दूसरे को ब्लेम करते मर जाएंगे इधर, है ना, पूरा ब्लेम कर रहे हैं। आज तक हमारे पास सबसे बड़ी जहां वजह रिपोर्ट पब्लिश कर दी जाती है, जी आपकी गवर्नमेंट फेलियर है, आपके यहां करप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन यह नहीं पता जो सिस्टम थोपा जा रहा है, जो पूरी इनक्वालिटी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट इंजस्टिस है,
जो फंडिंग की बात की गई, हालांकि वो फंडिंग या कोई मांगने वाले भिखारी नहीं है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये क्लाइमेट जस्टिस है एंड क्लाइमेट फॉर क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, है ना। ये कोई हम वो कह के वो भिखारी नहीं है कि सारे जो मांगते फिर रहे, ये क्लाइमेट जस्टिस है ना यार। आप बात करें है ऐसा या नहीं है, आप बताएं ना, कमेंट में लाजमी बताइएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे पास फोर्थ है, दिल करता है पूरा लेक्चर इधर ही दे दें, लेकिन क्या है ना कि आगे ऑलरेडी आप पॉडकास्ट बहुत ज्यादा सुनते हैं, न्यूज बहुत ज्यादा पढ़े, इतना लिटरेचर भरा पड़ा है, लेकिन हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ऐड करेंगे जो हमारा एग्जाम रिलेटेड होता है, इसलिए हम जो है आगे इसको जो है ना वो डिस्कस करने वाले हैं, इसका एनालिसिस पूरा करने वाले हैं। फोर्थ नंबर पर है हमारे पास सेकंड राउंड जो टॉक्स हुई है बेसिकली यूक्रेन और रशिया को लेकर, और ये जनेवा के अंदर हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका एंड कह लेके विदाउट कह लेके कोई ब्रेक थ्रू के जो है ये एंड हुई है, पीस टॉक्स एंड जनेवा, और ये सेकंड राउंड था हमारे पास दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर जो बेसिकली एक ज़िपोरिज़िया पावर प्लांट है जो रशिया के यहां पर कंट्रोल में, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। जो डॉन्स्टेक जो बेसिकली टेरिटरी है यहां पर यूक्रेन के, और 20% यहां पर जो कैप्चर किया गया रशिया की तरफ से, उसको भी ऐड करेंगे, उसके डिस्कस सेकंड राउंड में क्या हुआ है इस चीज को भी यहां पर ऐड करेंगे। और लास्ट में हमारे पास रहने वाली वोकैब, और वोकैब हम लाजमी डिस्कस करते हैं लास्ट में, ठीक है, ताकि आप अपने जो एक तो राइटिंग स्किल के अंदर, मैं पहले भी बताता हूं कि सिनोनिम्स या एंटोनिम मैटर नहीं करते, सबसे ज्यादा मैटर करता है राइटिंग स्किल के अंदर वोकैब की वेरिएशन लेकर आना, जिससे आप बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। ये तो आप अपना डिस्कोर्स ठीक कर सकते हैं, कोहेरेंस, कोहेजन, एक्सप्रेशन, सारी चीजें आपकी ठीक हो सकती हैं, लेकिन वोकैब की वेरिएशन लेकर आपके पास वोकैब का पीछे इतना जो है ना वो कह लें कि जितना बैंक बैलेंस की बात करते हैं ना, इसी तरह आप कह लें कि वोकैब का बैंक इतना होना चाहिए पीछे से, आप जो है ना वो अच्छी वोकैब और रेलिवेंट वोकैब आप टॉपिक के रिलेटेड यूज करके अपना एक्सप्रेशन अच्छा कर सकते हैं, अपने आइडियाज की क्लैरिटी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बताना पड़ती है, फिर डेली डेली ऐड भी करती है क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ अटैच हो रहे हैं। आप बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ एनालिसिस, इस चीज को देखेंगे बोपी को लेकर। हमारे पास यहां पर लीगल फ्रेमवर्क रहेगा, फाउंडेशन ऑफ ऑक्यूपेशन लॉ की बात करेंगे यहां पर दोस्तों। हमारे पास यूएनओ का चार्टर रहने वाला है। सेकंड पॉइंट हमारे पास जनरल असेंबली ने, यूएनओ जनरल असेंबली जो रेजोल्यूशन पास की थी 181, उसको लेंगे यहां पर। फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन, और उसके बाद इजराइल ने रेटिफिकेशन की थी ये फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी की लैंड के जो आप रजिस्ट्रेशन जो है कि उसको कब्जा करने के बाद नहीं कर सकते, ये इलीगल है। ठीक है, इस चीज को ऐड करेंगे यहां पर, डिस्कशन हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंटरनेशनल लॉ एनालिसिस सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे पास आज। विल द बोपी असल्ट इटसेल्फ, क्या जो बोपी जो है आगे यहां पर जो हमें लीगल फ्रेमवर्क है नजर आ रहा है, जो जिस तरह हमें यूएनओ का भी नजर आ रहा है, जिनेवा का भी नजर आ रहा है, और इजराइल उठकर जो है यहां पर अगर शुरू करता है वेस्ट बैंक के अंदर लैंड रजिस्ट्रेशन, तो क्या बोपी को यहां पर देखना पड़ेगा जो क्या इस चीज कैसे उसको डील करता है, या तो उसको यहाँ पर डीरेलमेंट का सामना करना पड़ेगा बोपी को, या फिर उसको जो है यहाँ पर पॉलिटिकल लिवरेज लेते हुए उसको यहाँ पर इंसिस्ट करेगा कि ये काम वो नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे प्यार इजराइल वेस्ट बैंक लैंड रजिस्ट्रेशन टेस्टिंग द बोर्ड ऑफ पीस, इस चीज को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज बता दी, आज 19 फेब है, और 19 फेब से जो है आपका यहाँ पर बोपी की फर्स्ट मीटिंग जो है होने जा रही है। Days before the Board of Peace inaugural meeting, Israel registered substantial portion of the West Bank as a state property. यहाँ पर कुछ जो है इसने यहाँ पर जो है वो अपने प्रपोजल पेश करने भी शुरू कर दिए हैं। A move that fundamentally challenge international legal principles, जो क्या कर रहे हैं बेसिकली फंडामेंटली अगर देखा जाए तो वो इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल्स के वायलेशन कर रहे हैं, एंड थ्रेटन्स टू डीरेल एसेंट पीस एफर्ट्स, जो यहां पर पीस एफर्ट्स बोपी की नजर आ रही है ना वो धरी की धरी रह जाएंगी सारी, अगर ये यहां पर देखने को मिल रहे जो यहां पर यूएनओ का ये जो है वो अलाउ नहीं करते। दिस एक्शन डिस्गाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव हाउसकीपिंग रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेटेजिक अटेम्प्ट्स टू क्लेम पैलेस्टीनियन लैंड वेयर ऑनरशिप डॉक्यूमेंटेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लैंड रजिस्ट्रेशन वाला नेक्स्ट फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको कैसे डील किया जाएगा अब ये बोपी के ऊपर डिपेंड करता है कि बोपी इसके ऊपर क्या, या तो इसको डीरेलमेंट का सामना करना पड़ेगा या फिर इसको जो है वो इंसिस्ट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क की बात करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सबसे पहले अगर देखा जाए लीगल फ्रेमवर्क, द फाउंडेशन ऑफ द ऑक्यूपेशन लॉ, द 1945 यूएनओ चार्टर,
ये क्या कहता है, इस चीज को यहां पर देखेंगे। प्रोहिबिटेड टेरिटोरियल एक्विजिशन थ्रू फोर्स, सबसे पहले तो आप जोर जबरदस्ती जो है किसी का जबरी तौर पर किसी टेरिटरी को कैप्चर नहीं कर सकते। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखते जाइए, एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स द मिलिट्री कंक्वेस्ट कैन नॉट क्रिएट लीगल टाइटल टू द टेरिटरी। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो सेकंड क्या है कि कोई भी अगर फोर्स यहां पर कब्जा करती है, कंट्रोल करती है, उसके अकॉर्डिंग इन टर्म जो है वो कह लें कि अपने रूल्स इन्फोर्स करती है या चलाती है, लेकिन वो उसका टाइटल यहां पर जो है वो चेंज नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। उसके बाद सेकंड वन हमारे पास क्या है, यहां पर इसको थोड़ा सा हम करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। सेकंड हमारे पास क्या है दोस्तों, यहां पर 1947 यूएनओ जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 181 की बात कर रहे हैं, रेजोल्यूशन, ठीक है। तो उसमें क्या कहेगा, प्रपोज्ड पार्टीशन ऑफ द पैलेस्टीनियन इनटू ज्यूइश स्टेट। सबसे पहले क्या है यहां पर, ज्यूइश स्टेट हमें देखने को मिल रही है यहां पर फर्स्ट नंबर पर। सेकंड हमारे पास क्या है, अरब स्टेट है, एंड थर्ड वन इज इंटरनेशनलाइज्ड यरूशलेम, द बेसिस फॉर द टू स्टेट फ्रेमवर्क। अब यहां पर नजर है तीन हमें यहां पर देखने को मिले पार्टीशन जो पैलेस्टाइन हमें देखने को मिली, जो यूएनओ की तरफ से दी गई, और ये कौन से रेजोल्यूशन है, 181 रेजोल्यूशन है। ये लाजमी नोट डाउन करिएगा, अगर नहीं भी कर रहे तो याद जरूर रखिएगा इस चीज को कि हमारे पास जो है फर्स्ट जो इसका सोल्यूशन दिया गया था टू स्टेट फ्रेमवर्क, वो ये था, ठीक है। उसके बाद है थर्ड नंबर पर हमारे पास है यूएनओ के जो फोर्थ जनेवा कन्वेंशन हमें जो देखने को मिल रहा है यहां पर, सॉरी यहां पर 1949 फोर्थ जनेवा कन्वेंशन, यहां पर अडॉप्टेड 159 आर्टिकल गवर्निंग ऑक्युपाइंग पावर्स। उसके बाद प्रोहिबिटिंग अल्टरेशन टू लोकल स्टेटस को एंड टेरिटोरियल क्लेम्स ड्यूरिंग ऑक्यूपेशन। अब यहां पर फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन के अंदर एक चीज तो यहां पर क्लियर है, पहली बात तो यह है कि आप फोर्सफुली किसी टेरिटरी को ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, ऑक्यूपेशन नहीं ले सकते, ठीक है। सेकंड, अगर आप वहां पर ऑक्यूपेशन ले भी रहे, मतलब कर लिया आपने और कब्जा कर लिया, पूरी एनेक्सेशन आपकी हो गई, तो इसका ये नहीं करेंगे कि आप तो एक उसका जो स्टेटस को है निज़ाम पूरा चेंज करके रख देंगे या उसके टाइटल यहां पर चेंज करें, जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ठीक है। ये चीज यहां पर क्लियर होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपने लाजमी जो है करने। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है इसी चीज को, ये लैंड रजिस्ट्रेशन का रिलेटेड है बेसिकली, कि आप यहां पर लैंड रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है, लैंड रजिस्ट्रेशन। और सेकंड, आप डेमोग्राफी जो है यहां पर चेंज नहीं कर सकते, जिस तरह हमें कश्मीर के अंदर देखने को मिली थी आफ्टर कह ले के नल एंड वॉइड जो आर्टिकल आपका 370 एंड 35। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर हमें यहां पर इजराइल देखने को मिले 2 इयर्स के बाद, इसी इजराइल ने इसी को पास किया था, यहां पर रेटिफाई किया। आफ्टर नियरली 2 इयर्स इंटरनल डेलिब्रेशन, इजराइल रेटिफाइड द फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन और द 6 जुलाई बाइंडिंग इटसेल्फ टू इट्स प्रोविजन। 6 जुलाई को यहां पर जो है इसने पास, 6 जुलाई 1950 जो है वो कह लें कि 1 के अंदर इसको रेटिफाई किया कि भाई जो आप जो ये काम कर रहे हैं ना पैलेस्टाइन के ऊपर जाकर या गजा के ऊपर या वेस्ट बैंक के ऊपर, ये अलाउड नहीं है। हालांकि उस वक्त तो ये पार्टीशन प्लान दे दिया गया ना, तीनों को अरब स्टेट के अंदर कन्वर्ट किया गया, ज्यूइश स्टेट कन्वर्ट किया, उसके बाद इंटरनेशनलाइज्ड यरूशलेम यहां पर किया गया, तो रेटिफिकेशन यहां पर दे दी है। जो यहां पर फिर इसने मामला शुरू किया था 1967 के अंदर, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, पूरा यहां पर इसका एनालिसिस करेंगे। आज हमारी डिबेट जो रहने वाली है वो पूरा लीगल फ्रेमवर्क के रिलेटेड रहेगी, और ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर जितना भी हम यहां पर जो रेफरेंसेस देते हैं, जो अपनी ओपिनियन देते हैं, तो वहां पर ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए आपके पास एक कंपैक्ट अच्छी जो है यहां पर एक एग्जाम्पल और रेफरेंस होना जरूरी है, और लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर हमारे पास है इजराइल सिस्टमैटिक वायलेशन आ डेकेड्स लॉन्ग पैटर्न। अगर देखा जाए लैंड रजिस्ट्रेशन फ्रीज 1967, अब यह चीज आ गया, हालांकि वो यहां पर जो फोर्थ जेनेवा का यहां पर हमें जो कन्वेंशन देखने को मिलती है वो उसको रेटिफाई कर चुका है आफ्टर 2 इयर्स के बाद, ठीक है, अभी जो हमने डिस्कस किया। अपॉन ऑक्युपाइंग वेस्ट बैंक, इजराइल इमीडिएटली सस्पेंडेड पैलेस्टीनियन लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब यहां पर वेस्ट बैंक के अंदर क्या हुआ, जब इनके दरमियान में वॉर हुई तो इसने क्या किया, यहां पर लैंड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, तो इसने फौरन से रोक भी दिया कि कहीं से पैलेस्टीनियन भी ये शुरू चीज ना कर दें। उसके बाद है क्रिएटिंग डेलिबरेट लीगल वैक्यूम दैट प्रिवेंटेड पैलेस्टीनियंस फ्रॉम डॉक्यूमेंटेड ऑनरशिप क्लेम्स। और फिर इनकी चालाकी क्या थी कि पैलेस्टीनियन यहां पर जो है लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो
जो है वो ना शुरू हो जाए, तो इसलिए इन्होंने बंद कर दी, तो उन्होंने भी यहाँ पर बंद कर दी। तो ये चीज अब ये दोबारा होने के चांसेस। सेटलमेंट एक्सपेंशन की बात की जाए, decades of the systematic settlements construction in the West Bank universally deemed illegally by the international institutions including International Court of Justice and condemned by the Israel's closest allies। यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज ने, यूएसए ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्लियर किया है कि जो यहाँ पर सेटलमेंट एक्सपेंशन कर रहा है इजराइल गजा के अंदर या पैलेस्टाइन के अंदर, तो वो इलीगल है। ठीक है, ये उसने क्लियर कर दिया। अब यही चीज करंट लैंड एप्रोप्रिएशन की अगर बात की जाए, लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन इनिशिएटिव एक्सप्लॉइट्स द डॉक्यूमेंटेशन गैप क्रिएटेड इन 1967। अब ये वही चीज थी जो यहां पर सस्पेंड की गई थी, कहीं पैलेस्टीनियन ये काम शुरू ना कर दे। अब क्या हो रहा है, क्लेमिंग ऑनरशिप ऑफ द लैंड्स वेयर द पैलेस्टीनियंस कैन नॉट प्रोड्यूस प्रूफ, कैच 2022। कैश 2022 क्या मतलब है यहाँ पर, मींस दो ऐसी जो सूरत हाल जिसमें दो शराइत रखी जाए, अगर उसको पूरा करें फिर भी मरते हैं, अगर ना पूरा करें फिर भी मतलब मरते हैं। मींस आप कह सकते हैं कोई सीधा हल जिसका ना हो। ठीक है, और एक कहले के शर्त को पूरा करने के लिए, जो उसको फोर्स करने के लिए दूसरी शर्त भी सामने रखी जाए, ताकि वो भी शर्त माने फिर भी मरते हैं, अगर वो माने फिर भी यहाँ पर मरते हैं। तो ऑफ इजराइल्स ऑन मेकिंग, जो यहां पर इजराइल ने क्रिएट की इंटरनेशनल नॉन रिकॉग्निशन, अगर बात की जाए, नो स्टेट इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन मेंबर्स रिकॉग्नाइज इजराइल सॉवरेंटी ओवर वेस्ट बैंक, कंसिस्टेंटली ट्रीटिंग इट एज ए ऑक्युपाइड टेरिटरी एंड अंडर इंटरनेशनल लॉ। अगर देखा जाए तो दोनों जो इसके क्लोजेस्ट अलाय हैं, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड उसके बाद यूरोपियन यूनियन, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई ये इलीगली जो है ऑक्युपाइड किया हुआ है। किसने किया हुआ है, बेसिकली यहाँ पर इजराइल ने किया हुआ है। गजा की बात कर रहे हैं, वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि बेसिकली बोर्ड ऑफ पीस जो यहाँ पर है, इस चीज को ऐड करेंगे। जो चैप्टर नंबर 8 है, जो यूएन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो क्या कहता है उसको ऐड करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। द बोर्ड ऑफ पीस रीजनल अरेंजमेंट्स एंड लीगल मैंडेट की बात करेंगे यहाँ पर। established under chapter 8 of the UN Charter as a regional arrangements, the Board of Peace derives its authority from UN Security Resolution 2803। अब यहाँ पर जो 2803 हमें यहाँ पर रेजोल्यूशन नजर आ रही है ना, इसके अंडर आई बेसिकली पास्ट सेवरल मंथ्स अगो दिस रेजोल्यूशन पोजिशंस द बोर्ड एज ए क्रिएटिंग पाथवे टू पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्टेटहुड। दो चीजें हमारे सामने आ गई यहाँ पर, एक तो सेल्फ डिटर्मिनेशन है और दूसरा यहाँ पर क्या है, स्टेटहुड है। लेकिन एक चीज आपके भी यहाँ पर क्वेश्चन आया होगा दिमाग के अंदर कि सर पहले तो हम यहाँ पर डिस्कस करें कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात ही नहीं की गई, वो तो स्टेटहुड की बात ही नहीं की गई यहाँ पर, यह चीज है ना। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी से ताल्लुक है कि यहां पर सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई और स्टेटहुड की बात की गई, लेकिन वो मिलना ना मिलना वो एक अलग डिबेट है इसके ऊपर। पास्ट सेवरल मंथ, अगर यहां पर हम इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है रेजोल्यूशन पोजीशन द बोर्ड एज ए क्रिएटिंग पाथवे, ठीक है, जो क्या करती है, यहां पर एक रास्ता हमार करती है, किसके लिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए और स्टेटहुड के लिए रास्ता हमार करती है, ये बात करो। रेजोल्यूशन यहां पर जो है 2803 प्रोविजंस की बात की जाए, पैराग्राफ 16 जो रेजोल्यूशन पास की गई है, बेसिकली उसका पैराग्राफ 16 कहता है डिक्लेयर्स इजराइल विल नॉट ऑक्युपाई एंड इनेक्स गजा। फर्स्ट जो चीज ये है कि रेजोल्यूशन जो पास की गई है उसका पैरा नंबर 16 क्या कहता है कि इजराइल ना तो इसको ऑक्युपाई कर सकता है ना इनेक्स कर सकता है गजा को। अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स, और क्या करता है, जो आईएसएफ यहां पर बनाई गई, एंड मैंडेट्स सेसेशन ऑफ द फोर्स बाय बोथ हमास एंड इजराइल डिफेंस फोर्सेस इन गजा। अभी दोनों जो है यहां पर जो है वो उनको यहां पर निकालकर बाहर फेंकने की बात कहते, तो यहां पर देखें तो न्यू कॉलोनियलिज्म नजर आ रहा है। जैसे हम सिलेक्टिव मॉरलिटी की बात कर रहे थे ना, अभी नेक्स्ट वही करेंगे, तो वो चीज हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। फोकसेस ऑन गजा रिकंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। उसके बाद है द वेस्ट बैंक चैलेंज। Whilst Resolution 2803 primarily addresses Gaza, the board possesses political leverage to insist Israel respect Fourth Geneva Convention obligations in the West Bank. West Bank and the Gaza plan cannot credibly proceed whilst flagrant violations continue elsewhere. अब यहाँ पर देखें
कि जो एक तरफ तो जो है यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस जो है इसको इंसिस्ट कर सकता है कि भाई जो है ना वो वेस्ट बैंक के अंदर जो काम कर रहा है लैंड रजिस्ट्रेशन वाले, एक तो वो नहीं करना, दूसरा यहाँ पर जो अभी तक वायलेशन चल रहे हैं वो भी नहीं करना। तो बोपी का यहाँ पर काम है इजरायली फोर्सेस को उठाकर बाहर फेंकना, हमास को डिसआर्म करना। ठीक है, दो चीजें तो देखने को मिल रही हैं। अब इंपॉर्टेंट यहां पर कुछ चीजें जिसको ऐड कर लेते हैं ताकि आपको चीजें यहां पर क्लियर हो जाए। पैलेस्टीनियन राइट टू रेजिस्टेंस आर नॉन निगोशिएबल। अब एक चीज और भी है कि जिसके ऊपर आप कब्जा कर रहे हैं जबरी के तौर पर, तो उनका हक है, उनका राइट है कि वो यहां पर क्या कर सकती हैं, वो फाइट कर सकती है अपने राइट के लिए। और यहां पर जो थर्ड पार्टी है वो भी यहां पर इसके अंदर शामिल हो सकती है। ये बेसिकली आर्टिकल नंबर हमें क्या आता है यहां पर 1, कौन सा है बेसिकली जो हमें आर्टिकल 1 ऑफ द यहां पर 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, इसको लाजमी आपने नोट डाउन करना है कि जो आपका आर्टिकल 1 है ऑफ द 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन, जो क्या है 1948 की जेनोसाइड कन्वेंशन है, उसका आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है कि कन्वेंशंस रिक्वायर्स ऑल पार्टीज टू अंडरटेक टू प्रिवेंट genocide are obligation binding not only Iran but all board of peace members and OIC states जो है इंक्लूड है। वो कहता है कि अगर जेनोसाइड हो रही हो किसी स्टेट के अंदर कोई आकर कर रहा है तो वहां पर सारे जितने भी मेंबर्स हैं या कंट्रीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल है कि उस जेनोसाइड को यहां पर रोके। वो किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, आर्टिकल 1 ऑफ द 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर जो ईरान सपोर्ट कर रहा है यहां पर हमास की या करता हुआ नजर आ रहा है, उसका एक ही पर्पस है कि जो जेनोसाइड हो रही है पैलेस्टाइन के अंदर उसको यहां पर कम की जाए, उसको यहां पर कर्टेल की जाए। प्रोपोर्शन रिस्पांस डॉक्ट्रिन के द फिर से मोर ब्रूटल ऑक्युपाई अटैकर्स द मोर जस्टिफाइड रेजिस्टेंस ग्रेटर repression in revenues such as the West Bank strengthens the legal basis for seeking third party assistance। तो ये वही चीजें हैं जो अभी हम यहाँ पर इसके अंदर जो जेनोसाइड कन्वेंशन है ये इंपॉर्टेंट है नोट करने वाले। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश प्रेसिडेंट की बात करेंगे। यहाँ पर बेसिकली क्या है हमारे पास, इजराइल पॉलिसीज इन द वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग सेटलमेंट एक्सपेंशन, क्या इसको कहा गया, लैंड अप्रोप्रिएशन आर इनकम्पैटिबल विद इंटरनेशनल लॉ। बिल्कुल जो है मुखालफ है, अपोजिट है। अगर यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कह रही है कि यहां पर इजराइल पॉलिसीज इन वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग सेटलमेंट्स एक्सपेंशन एंड लैंड अप्रोप्रिएशन, लैंड एक्विजिशन की बात की जा रही है यहां पर दोस्तों, बेसिकली लैंड रजिस्ट्रेशन की भी आप बात कर सकते हैं। दोनों चीजें, एक तो सेटलमेंट एक्सपेंशन नहीं बढ़ा सकता, सेकंड थिंग इज दैट कि वो अपनी लैंड अप्रोप्रिएशन या लैंड रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। उसके बाद है द क्रेडिबिलिटी टेस्ट एंड 2 पाथ फॉरवर्ड की बात करेंगे यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फेज हमारे पास रहने वाला है द डीरेलमेंट, हम बात करने वाले हैं डीरेलमेंट की। अब डीरेलमेंट किसकी बात की जा रही है, बोपी की बात की जा रही, सॉरी बोपी की बात की जा रही है हमारे पास। इफ अनचैलेंज्ड इजराइल्स ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ द वेस्ट बैंक लैंड टू इट्स थ्रेटन्स कंप्लीट डीरेलमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव, अगर ये चीज इजराइल यहां पर शुरू करता है तो सेटलमेंट एक्सपेंशन एंड सेकंड थिंग इज दैट लैंड रजिस्ट्रेशन अगर स्टार्ट करता है तो ये एक कह ले के डीरेलमेंट ऑफ द बोपी, सीधी सीधी बात है ना। अब ये चीज है द सिक्वेंशियल प्लान आउटलाइन इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2803 becomes a meaningless and if foundational international law principles are violated with impunity। बात आ गई समझ में कि जितने भी लॉज हैं, चाहे यूएनओ का चार्टर है, चाहे जेनेवा कन्वेंशन है, चाहे जेनोसाइड है, ये सब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल रॉन्ग है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी क्या कहा कि यहाँ पर सेटलमेंट एक्सपेंशन और उसके बाद लैंड अप्रोप्रिएशन, ये दोनों जो है इजराइल यहाँ पर नहीं कर सकता। अगर ये करता है तो बोपी के लिए आगे क्या होगा ये देखना पड़ेगा। दिस आउटकम वुड सिग्नल दैट रीजनल अरेंजमेंट्स लैक द पॉलिटिकल विल और कैपेसिटी टू कंस्टेंट सिस्टमैटिक वायलेशंस ऑफ द जेनेवा कन्वेंशंस अंडरमाइनिंग द फ्यूचर पीस कीपिंग एफर्ट्स एंड ग्लोबली। अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो फिर दुनिया के अंदर तो भूचाल आ जाएगा भाई। जो इस तरह तो हर कंट्री कहेगा भाई यहाँ पर मेरा कब्जा हो, वो लैंड रजिस्ट्रेशन शुरू कर देगा, डेमोग्राफी उसकी चेंज कर देगा यहाँ पर पूरी। देखा जाए अब पाथवे क्या है इसका, पार्ट 2 असैल्ट अथॉरिटी
ऑल्टरनेटिवली अगर देखा जाए द बोर्ड कैन एस्टैब्लिश इट्स क्रेडिबिलिटी बाय compelling Israel to halt illegal transfers and restore the status quo and although created primarily for Gaza reconstruction, the board possesses the sufficient political leverage. अगर देखा जाए तो यहाँ पर बोपी जो है इजराइल को यहाँ पर पुश कर सकता है भाई, उसको इंसिस्ट भी कर सकता है कि तू ये काम नहीं कर सकता, यहाँ पर सेटलमेंट एक्सपेंशन नहीं कर सकता और ना पर यहाँ पर लैंडाइजेशन अपनी स्टार्ट कर सकता है, और ये पॉलिटिकल लेवरेज भी है यहाँ पर देखा जाए बोपी के पास। द मैसेज मस्ट क्लियर रिस्पेक्ट फॉर द 4th जेनेवा कन्वेंशन। हमारा यहाँ पर लेक्चर का एंड ये हो रहा है कि बेसिकली क्या किया जाना चाहिए दोस्तों, कि रिस्पेक्ट फॉर 4th Geneva Convention obligation in the West Bank is non-negotiable if the Gaza plan is progress. Credible peace processes cannot coexist with ongoing territorial appropriation। अगर जिस तरह चलती रही तो फिर तो काम बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर नहीं चलेगा। तो ये जो हमने यहाँ लीगल फ्रेमवर्क डिस्कस किए हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी नोट डाउन करने हैं। सेकंड थिंग इज दैट हमारे पास आएगी द रिन्यूएबल टिपिंग पॉइंट, और उसके बाद हमारे पास सिलेक्टिव मॉरलिटी और सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास सेकंड राउंड हमारे पास आएगी, सेकंड राउंड आएगा यूक्रेन और रशिया का। तो सबसे पहले अगर यहां पर देखा जाए जो बैटरी रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहां पर ओवरव्यू लेते हैं। अच्छा, ये फैक्ट्स एंड फिगर अगर थोड़े अप डाउन हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको आपने इतना नहीं करना, लेकिन जो बैटरी रेवोल्यूशन है और सोलर रेवोल्यूशन के अराउंड हमारी डिस्कशन रहने वाली, जो इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हमारे पास द बैटरी स्टोरेज टिपिंग पॉइंट, हमारे पास पैराडाइम शिफ्ट, एनर्जी के अंदर एक बहुत बड़ा हमें शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। एनर्जी लैंडस्केप इज ऑन द कस्प ऑफ द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एज बैटरी स्टोरेज एंड कॉस्ट रैपिडली अप्रोच क्रिटिकल थ्रेशोल्ड। अगर देखा जाए जिस तरह हमें यहाँ पर बैटरी का एक रेवोल्यूशन नजर आता जा रहा है, जिस तरह हमें यहाँ पर क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का जो एक ट्रेंड चलता हुआ नजर आ रहा है, भाई क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है तो उसका ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, तो वो चाइना बढ़ा रहा है। अब दुनिया के अंदर सबसे अगर देखा जाए सबसे पहले तो क्रिटिकल मिनरल्स किसके पास है, चाइना के पास है। तो चाइना तो ये चाहेगा कि बैटरी की प्रोडक्शन ज्यादा हो, यहाँ पर ज्यादा सेल हो, ताकि मैं क्लाइमेट चेंज को एज ए टूल यूज करूँ अपने इकोनॉमिक गेन के लिए, ठीक है, या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो ये चीज है प्रॉमिसिंग टू रिडिफाइन हाउ जनरेट एंड कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी। अब फैक्ट्स एंड फिगर की बात करेंगे, यहाँ पर जो बैटरी की कॉस्ट हमें पड़ती थी यहाँ पर 2010 के अंदर, जो अब कितनी है इस चीज को देखेंगे और देन हम इंपोर्टेंट डिस्कशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर जो हमारे पास $2571 हमें नजर आते हैं, यहाँ पर 2010 कॉस्ट है यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो हमारा क्या है यहाँ पर बेस्ट जो इसको बोला जाता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर किलो वाट हमें कितना पड़ता है पर आवर, बेसिकली $2571 का पड़ता था। लेकिन करंट सिचुएशन में क्या है, इसकी करंट कॉस्ट यहाँ पर $192 है, ओवर 90% रिडक्शन सिंस 2010 स्टिल डिक्लाइनिंग। अभी भी यहाँ पर डिक्लाइन होती जा रही है जिस तरह बैटरी की यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो क्रिटिकल मिनरल्स का फ्यूचर नजर आ रहा है यहाँ पर सबको। $100 की बात की जाए तो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है कॉस्ट पर किलोवाट आर एट विच सोलर एंड उसके बाद स्टोरेज है बिकम्स चिपर देन फ्यूजल फ्यूल्स। तो यहाँ अगर $100 से कम आ जाते तो फिर तो हम जो फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पर जला रहे हैं जितना, उससे तो हमें यहाँ पर जो है वो कम इसकी कॉस्ट में पड़ेगी और फायदा भी होगा। चाइना इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रहा है ऑलरेडी, यू नो वेरी वेल। $75% लीडिंग द एज अचीव्ड इन चाइना फॉर कोर बैटरी इक्विपमेंट इंडिकेटर फास्टर। कहा यह जा रहा है कि जो बैटरी की कॉस्ट जिस तरह यहाँ पर कम होती जाएगी, इसको एनर्जी के लिए यूज करना ज्यादा पॉसिबल होगा। पहले उसकी कीमत यहाँ पर कितनी नजर आती थी हमें, पर किलोवाट पर आवर कितनी नजर आती थी, 2571, लेकिन अब डाउन होती जा रही है। जब ये $100 से नीचे चले जाएगी तो हमारे लिए ये फायदा होगा कि हम बैटरी जो है वो यूज कर सकते हैं, बेसिकली ये बोला जा रहा है, सीधे साधे लफ्जों में बता दूं। और $75 तक तो ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है चाइना के अंदर, ठीक है। अगर ये डाउन जाता है तो फिर तो एनर्जी जो है हमें जो फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हम जला रहे हैं उससे तो हमें ये फायदा होगा तो बैटरीज को यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कब हमें यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए और कब नहीं करवाना चाहिए। लेकिन उससे पहले देखेंगे ग्रिड पैरिटी द सेकंड वेव ऑफ द सोलर रेवोल्यूशन। अब दो चीजें हैं, आपको पता है कि यहाँ पर रूफ टॉप्स के ऊपर सोलर रेवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, जो टोटली पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है।
अब क्या हो रहा है कि बिजली यहाँ पर प्लेटों पर जो है वो जनरेट की जा रही है, घरों में यूज़ भी की जा रही है, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे भी घर हैं जो बिजली क्रिएट जनरेट नहीं कर सकते, उनको फिर बर्डन का सामना करना पड़ता है। जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड नज़र आता है वो फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास जो कंज्यूमर हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि फिर वो जो इतना उनका खर्चा है वो कैसे वो पूरा करे, वो सारा बर्डन फिर आगे चले जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र आई थी, लास्ट टाइम देखने को मिली थी कि जो आपका नेट मीटरिंग है और नेट बिलिंग की बात करेंगे, थोड़ा अटैच कर देते हैं जो मैंने पहले डिस्कस किया। अब नेट मीटरिंग में ये था कि लोग जो हैं यहाँ पर अपनी बिजली जनरेट करके जो है वो ग्रिड को दे सकते हैं, और वापस ग्रिड को जब लेंगे तो उनको उसी प्राइस पर मिलेगी। नेट मीटरिंग की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर टर्म यूज़ की गई या फ्रेज यूज़ किया गया इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो उसके अंदर ज़्यादातर जो नेट मीटरिंग के अंदर फ़ायदा होता था वो सार्फिन को होता था, ठीक है। वो बिजली खुद जनरेट करके वो खुद अगर ग्रिड को भी दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं तो उससे फ़ायदा। अब रिसेंटली नेपरा ने क्या किया, नेट मीटरिंग टू नेट बिलिंग की तरफ कन्वर्ट कर दिया। अब नेट बिलिंग में ये हो रहा है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो ग्रिड का होगा, यहाँ पर सार्फिन का फ़ायदा नहीं होगा। इसके अंदर सार्फिन जो भी बिजली या जनरेट करेंगे, अगर वो ग्रिड को देते हैं, सेल करते हैं, लेकिन वो जब परचेज करेंगे तो उनको यहाँ पर ऊपर कीमत पे करना पड़ेगी। अब ये पॉलिसी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि बेसिकली हो क्या रहा है कि जो नेट मीटरिंग टू नेट बिलिंग है ये ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे थे, जो कह लें कि फिर बर्डन पड़ता था दूसरी कम्युनिटी के ऊपर जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे सोलर पैनल्स को, ठीक है। अलीट की बेसिकली बात कर रहे थे कि उनको फ़ायदा हो रहा था कि वो ग्रिड को बिजली पैदा करके दे रहे थे, उल्टा वो ले रहे थे तो उनको ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब नेट मीटरिंग टू नेट बिलिंग जो किया गया, इससे ग्रिड को फ़ायदा होगा, ठीक है। उस वक्त क्या था, ग्रिड के ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ता था, अब दूसरे सार्फिन है उनको जो है कीमतें पे करना पड़ती थी, लेकिन अब ये है कि जो बिजली जो बनाकर भी देगा तो उसको भी यहाँ पर पे करना पड़ेगा। नेट मीटरिंग टू नेट बिलिंग ये चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसका है, ग्रिड का। तो अब बात करते हैं सोलर रेवोल्यूशन सिमुलेटर हाउ सोलर पैनल अचीव्ड ग्रिड पैरिटी इन 2010। अब यहाँ पर तो हमें 2010 से देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी एकदम से जो भरमार हमें नजर आई ना वो 2020 के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। बाकी सारी स्टेटमेंट्स है हमारे पास। वंस कॉस्ट ब्रीचेस द थ्रेशोल्ड मेस बैटरीज बिकम फिजिबल फॉर हाउसिंग नेबरहुड्स, एंड उसके बाद हम बात करेंगे ग्रिड सप्लाई। अगर देखा जाए जैसे ही बैटरीज की यहाँ पर कीमत कम होती है तो फिर इसको अडॉप्ट करना चाहिए। अभी बैटरीज नहीं पे बैक उतना नहीं है, इतना उसका बैकअप नहीं है कि वो चल सके, लेकिन जब भी उसकी कॉस्ट यहाँ पर कम होती है फिर अडॉप्ट कर सकते हैं। इट विल बी द चीपर टू जनरेट एंड स्टोर सोलर इलेक्ट्रिसिटी, और इसको जनरेट भी किया जा सकता है, स्टोर भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दिस विल इनेबल एंटायर पावर प्लांट्स टू रिप्लेस्ड बाय सोलर फॉर्म्स, और इससे क्या होगा कि जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनको यहाँ पर जो किसके साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, बेसिकली बैटरीज के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो बैटरीज को स्टोर भी करती हैं और बैटरी जो है क्या करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करेंगे। लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया, ये चीज भी तो देखनी है ना। सॉरी, अब नेक्स्ट जो ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी चीजें, फिर आगे चलेंगे। कंज्यूमर आउटलुक नॉट येट बट अप्रोचिंग की बात, करंट पे बैक पीरियड मैं पूरा अगर यहाँ पर बता दूं ना, थोड़ा ओवरव्यू दे दूं आपको, क्या वो बेसिकली कहा यह जा रहा है कि अभी बैटरी जो अडॉप्ट करने का टाइम नहीं है। अगर आप बैटरी लेते भी हो तो अभी उसका एक बैकअप नहीं है इतना, दूसरा हमें थोड़ा अभी भी कॉस्टली पड़ रही है। तो होना क्या चाहिए कि जब इसका जो है रेवोल्यूशन जिस तरह हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस तरह चाइना जो है क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी किया जा रहा है, चाइना तो प्रमोट करेगा ही। तो क्या रहा है, सबसे ज्यादा जो बैटरीज बनाई जा रही है चाइना की तरफ से बनाई जा रही है। तो अब वो चाइना बैटरी जब थोड़ा कॉस्टली पर जो है वो कह लें कि कम हो जाएंगी, कॉस्ट उनकी कम हो जाएगी, तो देन जो है हम यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट अगर देखा जाए उनकी प्राइसेस डाउन जाएंगी तो हम यूज करनी चाहिए हमें, और कर भी सकते हैं। और जितने भी हमारे जो ग्रिड हैं बड़े पावर प्लांट्स हैं उनको उनके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ये बात कही जाए। फ्यूचर सिस्टम है हाइब्रिड ग्रिड एंड एवोल्यूशन की बात करेंगे। कंप्लीट ऑफ ग्रिड विजिबिलिटी स्टिल ईयर्स अवे एंड हाइब्रिड सिस्टम ऑन जनरेशन स्टोरेज एंड ग्रिड सप्लाई विल बी नॉर्म। तो ये बहुत करीब है, नेक्स्ट ईयर्स में हम देख सकते हैं फ्यूचर के अंदर। कैपेसिटी पेमेंट्स की बात करेंगे। मेजर कॉस्ट बर्डन्स ऑन पावर सिस्टम्स आर प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 2027 से हमें जो है इसके कम कॉस्ट होते हुए नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी कि कब हम जो है इसको
अडॉप्ट कर सकते हैं सोलर रेवोल्यूशन को या बैटरी रेवोल्यूशन को, जिस तरह हमें यहाँ पर डे बाय डे बढ़ते हुए नजर आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर कि अगर आप कहीं पे एनर्जी क्राइसिस वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है और आप यहाँ पर अगर सजेशन या रिकमेंडेशन में दे रहे हैं तो आपको चीज़ों की क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि ये चीज़ भी है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ओपिनियन है, इसको डिस्कस करते हैं। सिलेक्टिव मोरालिटी की बात करेंगे यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो सारा वायलेंस हमें देखने को मिल रहा है ना, इस चीज के पीछे देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर वायलेंस, जो हम पीछे अभी बात करते हैं। हिपोक्रेसी ऑफ द सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स की बात की जाएगी। एनालिटिकल फ्रेमवर्क है दिस डिस्कोर्स ऑन द ह्यूमन राइट्स सेंटर्स ऑन द प्रोटेक्टिंग ह्यूमन लाइफ एंड डिग्निटी। देखें ह्यूमन राइट्स का पर्पस क्या है, एक तो ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करना एंड सेकंड थिंग इज दैट क्या है हमारे पास, डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। दो ही चीजें हैं। ठीक है, लेकिन अब हो क्या रहा है कि येट सिस्टमेटिकली एक्सक्लूड्स डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम द, लेकिन यहां पर जो सही कत्लेआम हो रहा है ना, अब किसी को जान से मार देना वो कत्ल समझा जा रहा है, लेकिन जो यहां पर कत्लेआम हो रहा है वो क्या है, यहां पर एक तो है हमारे पास इकोनॉमिक डिप्राइवेशन। फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिक, जो हमें यहां पर जो है ना वो कह ले कि इक्तिसादी महरूमियों का सामना है। दूसरा एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए, जिस तरह हमें सामना है क्लाइमेट इनजस्टिस, ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिकल मैनिपुलेशन हमें जिस तरह देखने को मिल रही है यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल पर, क्या ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है, क्या ये कत्लेआम नहीं है, ये चीज बेसिकली कही जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट कितनी चीजें यहाँ पर, इकोनॉमिक डिप्राइवेशन, सेकंड हमारे पास इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और ये जियोपॉलिटिकल मैनिपुलेशन जिस तरह यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, अदालती कत्ल इन ग्लोबल साउथ के अंदर आर कंडेम्ड एज ए ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, डेथ फ्रॉम द स्ट्रक्चर वायलेंस। अब देखें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर किया जा रहा है, पहले भी कहा था क्या था, जो ब्रिटेन वुड, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ब्रिटेन वुड के जो इकोनॉमिक गवर्नेंस, तो जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो ग्लोबल साउथ के अंदर यहाँ पर उनको इंप्लीमेंट किया गया या स्ट्रक्चर एक उनको दिया गया, उनके सिस्टम के ऊपर यहाँ पर थोपा गया, क्या वो यहाँ पर जो है कत्लेआम नजर नहीं आता कि आप उससे इकोनॉमिक एडवांटेजेस ले रहे हैं जबकि स्टेट डे बाय डे नीचे ही जाती जा रही है। आप थोड़ा बहुत उसको कर्जा देकर क्या कर रहे हैं, उसको कर्जा ही बना रहे हैं और वो सारी जिंदगी यहाँ पर कर्जा पे करे या सिस्टम के ऊपर खर्च करे, रही कहीं कसर वो जो है फिर कौन निकाल रहा है, यहाँ पर पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, करप्शन देखने को मिल रही है, फिर सारी जो है यहाँ पर ब्लेम गेम जो है हमें नजर आते हैं। और ये ब्लेम गेम कौन करता है, फिर मजे की ये बात है वही जो स्ट्रक्चर बनाने वाला है, स्ट्रक्चर पॉलिसीज बनाने वाले हैं या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करने वाले हैं, और वही फिर करते हैं कि आपके स्टेट जो है यहाँ पर गवर्नमेंट फेलियर है, आपका यहाँ पर इश्यूज बहुत ज्यादा है, आपके रैंकिंग के चक्कर में जो है ना यहाँ पर डाल देते हैं। ये नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। जब देखें मल्टीलैटरल सिस्टम जो आपका बनाया गया, पूरे इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए, आपको क्या लगता है वो आपको फायदा देने के लिए बनाए गए हैं? नहीं, वो रूल करने के लिए। कहीं भाई जो इंटरनेशनल लॉ बनाया वो कहीं ना कहीं पे इंप्लीमेंट भी तो करने हैं ना, वो खुद के ऊपर तो इंप्लीमेंट कर नहीं पाएंगे। यही तो है सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी सारी, है ना। यही तो हमें यहां पर देखने को मिल रही है जो सिलेक्टिव मोरालिटी, कि अपने लिए कैसे जो है फायदा कर रहे हैं और दूसरों के लिए रूल्स, भाई आप रूल्स को फॉलो करो, आपके लिए बनाए गए हैं। क्या यह ह्यूमन वायलेशन नहीं है? क्या यह ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट नहीं है? किसी को जान से मार देना या कत्लेआम नहीं, जितना ये है ये सबसे बुरी चीज है। यहां पर इकोनॉमिक डिप्राइवेशन है, यहां पर इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है, इससे लाखों लोग मरते हैं। फिर एक आध तो चलो कोई जान जाती है कत्ल, लेकिन ये लाखों लोग फिर यहां पर इनका होता है। तो ये एक मैनिपुलेशन हमें नजर आती है, देखने को मिलती है कि ह्यूमन लाइफ एंड डिग्निटी, ये चीज देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चरल वायलेंस सबसे ज्यादा जो है यहां पर देखने को मिला, जो यहां पर नहीं होना चाहिए। वो एक अलग डिबेट है, फिर आगे नेक्स्ट डिस्कस करते रह जाएंगे। Death is from the structural violence embedded within the economic systems, climate inactions remain largely invisible and dominant moral framework। अब वहां पर ये जो है ना, ये सारा जो है ना यहाँ पर वायलेंस नजर नहीं आएगा, जहां पे जो कर रहे हैं, जो यहाँ पर इसको थोप रहे हैं, वो वायलेंस नजर नहीं आ रहा। अब गजा के अंदर एग्जाम्पल ले लें, कहा जा रहा है कि जेनोसाइड को रोकने के लिए जी हम ये सारा काम कर रहे हैं। अब जेनोसाइड को रोकने के लिए एक साइड पर आपको मोरालिटी, सिलेक्टिव मोरालिटी ये बता रहे हैं कि हम जेनोसाइड को रोक रहे हैं, दूसरी साइड आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक बार फिर जो है जो वो कहले के कॉलोनियम मेंटालिटी की थोप रहे हैं, वो नजर नहीं आ रही। वो चीज भी तो है ना, ये चीज है बेसिकली ये कही जा रही है यहाँ पर, क्या किसके नाम पर। अब जितने भी यहाँ पर ब्रिटिश के यहाँ पर देखकर कॉलोनीज बनाई गई,
क्या थे कि यहाँ पर इन लोगों को कुछ नहीं पता, इनको एजुकेशन का नहीं पता, यहाँ पर ये नहीं है, और थोपा किया गया पूरा जो है वो सिस्टम लाकर जो किया गया वो खुद कंट्रोल करने के लिए, अपने एडवांटेजेस गेन करने के लिए। और नाम किसका यहाँ पर थे जी? ह्यूमन राइट्स है जी, हमारे यहाँ जी वो रूल ऑफ लॉ है जी, इक्वालिटी है जी, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई जी। करप्शन है, इस चीजों को यहाँ पर खत्म करना है, इनके पीछे लगा दिया और बाकी खुद जो है इससे एडवांटेजेस लेते रहे। तो ये सिलेक्टिव मॉरलिटी देखने को मिल रही है आज। ये इतना जो कह लें कि हमें देखने को मिल रहा है केसेस। अब यूएनओ के अंदर 5 वीटो पावर्स है, वो अपना फायदा उठा रही है ना यहाँ पर, हालांकि वही सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर जेनोसाइड करते हुए नजर आते हैं। ये है आगे एग्जांपल, हम डिस्कस करेंगे इसको। कॉलोनियल ओरिजिन ऑफ द सिलेक्टिव मॉरलिटी की बात करेंगे। colonial administrators rationalized mass deaths as a collateral to development। अब यहां पर ये लोग इतनी डेथ करने के बाद, कत्लेआम करने के बाद किसके साथ रिलेट कर रहे हैं जी? डेवलपमेंट के साथ, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। वायलेंस इंबेडेड विद इन द इकोनॉमिक सिस्टम, सारा जो वायलेंस हमें जो देखने को मिल रहा है ना, स्ट्रक्चर वायलेंस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर देखने को मिल रहा है। जिस तरह ब्राजील और यहां पर अर्जेंटीना यहां पर डिफॉल्ट होते हुए में नजर आया। श्रीलंका वाला हाल देख ले, हबन टाटा वाला, है ना, यहां पर पोर्ट्स जो लीज पर ली गई, बाद में दोबारा 70 to 80% सारे शेयर उसके पास है। और ब्लेम भी अभी किया जा रहा है यहाँ पर क्यूज चाइना को, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। चेक करेंगे हम, चाइना क्या कर रहा है, हम तो यहां पर इसको अपलिफ्ट करने के लिए बना रहे थे। अब देखें ना, यहां पर अगर बहुत सारे ऐसे चीजें जो हमें देखने को मिल रही है ना, अब आपको भी पता है वो चीजें, सीज्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एट्रोसिटी, established patterns of the moral asymmetry and that persist today। आज भी हमें देखने को मिली है। अब ब्रिटेन वोट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्टिव मॉरलिटी क्या है, सारी चीजें यहाँ पर आपको जो है वो पता लगने वाले, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर हार्म्स की तरफ जाएंगे। अब सबसे पहले अगर देखा जाए ब्रिटेन वोट के अंदर 2 यहाँ पर इंस्टीट्यूशन या इकोनॉमिक गवर्नेंस देखने को मिलती है। आपका वर्ल्ड बैंक है, उसके बाद आपका क्या है यहाँ पर जो है वो IMF है। एस्टैब्लिश 1944 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया, ये ऑलरेडी पता है आपको। इवॉल्व्ड इनटू आर्बिट्रेटर्स ऑफ द आर्बिटर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसका काम क्या था जी? इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना। और उसको लीड कौन कर रहा था? देखिए, ये जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, किसने बनाए? ग्लोबल पावर्स ने बनाए। अब जब उनकी यहां पर कह लें कि सुनवाई थोड़ी सी कम होती नजर आ रही है, और जब से यहां पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या बहुत सारे मुल्क को आवाज उठाना शुरू कर दी, तो फिर यहां पर जो है और मॉडल्स भी बनते हुए हमें नजर आए। ये है सिलेक्टिव मॉरलिटी, ये है आपकी सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है कि किस तरह जो है वो कह ले के बोपी को यहां पर बनाया गया। फिर यहां पर पूरा डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है? यहां पर यूएसए के हाथ में, सारे डिसीजन मेकिंग वो करेगा आपके, ठीक है। एग्जेक्टिव बोर्ड को कौन रीड कर रहा है? जेरेड कश्नर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर मार्क रूबियो है, बाकी सारे ही है। गजा का एग्जेक्टिव बोर्ड है, ISF हमें देखने को मिल रहा है, नेशनल जो कमेटी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन पैलेस्टीनियन एक भी नहीं है उसके अंदर, एक भी ना ISF के अंदर इंक्लूड किया गया जो फोर्स के अंदर, ना उसका कोई बोपी के अंदर इंक्लूड किया गया, ना उसको एग्जेक्टिव जो बोर्ड बनाया गया उसके अंदर इंक्लूड कोई होता हुआ हमें नजर आया। तो ये चीजें देखने को मिल रही है। इसी तरह जो है यहाँ पर IMF ने क्या किया, पाकिस्तान में 1980 से लेकर 1990 तक जो हमें यहाँ पर जो पॉलिसी, स्ट्रक्चरल पॉलिसी यहाँ पर लगाएगी, हम जी ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, यहाँ पर ये जो मसले मसाले सारे खत्म कर देंगे। उल्टा यहाँ पर जो सोशल प्रोटेक्शन थी वो भी खत्म होगी आपकी, ठीक है। ये चीज है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स अक्रॉस अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया ड्यूरिंग द 1980s 90s mandated austerity and privatization cuts to the public spendings। अब 3 चीजें यहां पर देखो जी, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब स्ट्रक्चर जो हमें यहां पर जो IMF की कंडीशंस मांगनी पड़ रही है, माननी पड़ी है, सबसे पहले कहता है भाई टैक्स बढ़ाओ, टैक्स लगाओ और टैक्स बढ़ाओ। अब टैक्स बढ़ाओगे तो यहां पर जो है वो कहां से पे करेंगे, जिसकी वजह से सारी इंडस्ट्री ब्लॉक हो चुकी है आपकी, प्राइवेटाइजेशन हो रही है। वो देख ले जो स्टेट ऑफ एंटरप्राइजेस, वो किसी एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो सारा अगर देखा जाए ना, जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर जो आपके सिस्टम के ऊपर थोपा जा रहा है, ये सबसे बड़ी रीजन वो भी है। हम यहाँ पर बैठकर ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, कभी ब्लेम कर रहे होते हैं, वी कह रहे हैं जी ये गवर्नेंस फेलियर है जी, ठीक है मानते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन भाई हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर रह रहे हैं, कुछ ये भी ख्याल करें ना आप इंडिपेंडेंट जो है नहीं रह सकते पूरी इस दुनिया के अंदर। आज जो ग्लोबल विलेज बन चुका है, आपकी स्टेट अकेली नहीं रह सकती, हमें यहां से किसी न कोई ना कोई चीज यहां पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हम भी एक्सपोर्ट करेंगे तो देन यहां पर जो है वो कल को कोई रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए
तो हम यहाँ पर गवर्नर, यार ये बताएं मुझे, डेवलप्ड कंट्रीज है, क्या वहां पर करप्शन नहीं है? वहां पे भी तो करप्शन है, लेकिन वो डेवलप्ड है। ये भी तो सोचे ना कि वहां पे करप्शन नहीं है, वहां पे इससे भी ज्यादा होगी, लेकिन दिखाई नहीं जा रही, क्योंकि भाई इंस्टीट्यूशंस वही है, पॉलिसी बनाने वाली वही है। आपको रैंकिंग नहीं देनी, आपको इस लाल बत्ती के पीछे नहीं लगाना कि भाई इस लाल बत्ती के पीछे लग जाओ, आप करप्शन को ठीक करो, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, बाकी जाए काम भाड़ में सारा, है ना। ये चीज हमें देखने को मिल रही है। खुद वही रैंकिंग बना ले, सबसे ज्यादा करप्शन के चार्जेस उठा के देखें, नेतन्याहू को उठाकर देखें, उसके करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, अभी भी चेक करें उठाकर जाकर केस पूरा। ये पॉलिटिकल लीडरशिप जितने आप चेक करें, उनका करप्शन के कितने चार्जेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो यहां पर ट्रंप की तरफ से जो हमें करेंसी जो स्टार्ट होते हुए नजर आ रही है ना, डिजिटल करेंसी, अब उठा के देखें पूरा केस स्टडी, भाई उसका दामाद है, कुछ भी करेंगे वो लोग। यही तो चीज है कि यहां पर हो क्या रहा है कि जो आपके ऊपर स्ट्रक्चर थोपा जा रहा है ना, जो स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी वजह वो है कि आपकी जो यहां पर सोशल प्रोटेक्शन खत्म होते हुए हमें यहां पर कहा जा रहा है कि जो नजर आ रही है, ठीक है। डिसमेंटलिंग सोशल प्रोटेक्शंस वाइल्स्ट हार्म वाज द नेवर फ्रेम्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। सारा जो काम है ना वो स्ट्रक्चर का है, ठीक है। क्लाइमेट की यहां पर बात की जाए भाई, अब क्लाइमेट है चेंज के अंदर देखा जाए, सबसे ज्यादा जो यहां पर एमिटर है, सबसे ज्यादा फायदा वो उठा रहे हैं, फिर लाल बत्ती के ऊपर पीछे लगाया हुआ है, इंटरनेशनल लॉज बना दिए, बट ठीक है जी, ये लोग जो ना आवाज उठाते रहे, फंड रेजिंग की आवाज उठाते रहे, हम लोग जो इतना कमा के अगर थोड़ा बहुत किसी को देते तो उनको फर्क नहीं पड़ता। ये सिलेक्टिव मॉरलिटी है। क्या इतना इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया या लॉज बनाए गए, वो अपने लिए थोड़े बनाए उन्होंने। आज देखिए, आज क्यों आपका रूल बेस्ड ऑर्डर यहाँ पर जब दिल चाह जो है वो एंड कर दिया गया, क्यों आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर जो है यहाँ पर डेड हो रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि आपका जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंट्रेशन क्यों देखने को मिल रही है। चाइना और यूएसए का देख ले, रशिया का, पूरी दुनिया के अंदर देख ले, ग्लोबल पार्ट से लेकर मिडिल पार्ट से लेकर इमर्जिंग इकोनॉमी से लेकर अंडर डेवलप्ड बिटवीन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर देख ले क्या हो रहा है। सारी चीजें हैं सामने ना, तो सारे टोटल अगर देखा जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगी, ये सिलेक्टिव जो है वो यहाँ पर मॉरलिटी देखने में। अब क्या है, क्लाइमेट चेंज स्ट्रक्चर हार्म्स की बात की जाए, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस account for the majority of the historical greenhouse gases emissions, yet climate intensified floods in Pakistan, prolonged drought in हॉर्न अफ्रीका। हॉर्न अफ्रीका किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? बेसिकली अभी हमने जो है रेड एक्सेस की बात की थी, यहाँ पर पूरा मेरा लेक्चर आया, उसके ऊपर मैंने डिटेल डिस्कशन की है, पूरा डिस्कस किया कि एक बार फिर जो है मैं यहाँ पर जो है सोमालिया जो है वो उसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके इस तरह सींग की तरह अफ्रीका का, है ना, तो वो सींग की तरह है, तो ये इंडियन ओशन के साथ अटैच उसके अंदर ये, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सींग किसका बोला जाता है? फिर हॉर्न अफ्रीका। ये आपका क्या है, यहाँ पर सोमालिया है, और ये आपका सोमाली लैंड है जो अभी जिसको जो है इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया एज ए सेपरेट स्टेट, ठीक है। ये राइजिंग सीज थ्रेटनिंग स्मॉल आइलैंड स्टेट्स डेमोन्स्ट्रेट हाउ लीथल consequences fall on these लिस्ट। अब जब चाह दिल चाह जो है वो किसी के ऊपर आप गन डिप्लोमेसी थोप देते हैं, किसी के ऊपर आप कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी थोप देते हैं, तो ये सारी चीजें तो हमें देखने को मिल रही है। वेनेजुएला वाला केस आपके सामने ही है कि हम तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, हमें तो खतरा है, दूसरे की जान जाए तो जाए। क्या ये कत्लेआम नहीं है? क्या ये जो ह्यूमन राइट्स बनाए गया है, क्या ये लाइफ और डिग्निटी के प्रोटेक्ट करते हैं? आप करते हैं यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, तो यहाँ पर कोई भी नहीं बोल रहा, चुप है साथ भाई, वो फायदा हो रहा है वहां पर। ये चीज बेसिकली यहाँ पर समझाई जाए। अकाउंटेबिलिटी एंड पावर एस्टिमेट्स की बात की जाए, अब 5 यहाँ पर न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं यूएनओ के अंदर। 5 स्टेट्स है जो वीटो पावर्स यूज करती है। अब रशिया वीटो पावर यूज करके बैठा भाई यूक्रेन के अंदर लड़ रहा है, जेनोसाइड उधर नहीं हो रही, उधर यहाँ पर जो है कत्लेआम नहीं हो रहा, उधर नहीं, यहाँ पर जो अभी तक कितने यहाँ पर कह लेके यूक्रेनियन मारे जा चुके हैं या डिस्प्लेसमेंट लोगों की हो चुकी है, इनोसेंट लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी है जी नहीं जी हमें वो चाहिए, ये हमारे लिए जो है ना वो नेशनल इंटरेस्ट है, सिलेक्टिव काउंट में हमें मॉरलिटी देखने को मिल रही है। 5 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स, अब ये क्यों कर रहा है यहाँ पर? ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल चाहिए भाई, नेशनल सिक्योरिटी, ये सिलेक्टिव मॉरलिटी नहीं है कि भाई नुकसान है, ये तो इससे क्या फायदा होगा, हम तो प्रोटेक्ट करते रहे यूरोप को, यूएसए वगैरह, है ना। ग्रीनलैंड का कंट्रोल चाहिए पूरा। आर्किटेक्ट सर्कल के अंदर जो है वो रशिया का एक्सपेंशन जो है जी वो बढ़ रहा है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान है बड़ा। वेनेजुएला भी चाहिए क्योंकि वहां पर जो है हमें सोशलिस्ट सिस्टम देखने को मिलता है, तो वो भी एक कह ले कि अमेरिका डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो उसके लिए एक बड़ा थ्रेट है, ये भी एक सिलेक्टिव मॉरलिटी देखने को मिले,
ठीक है, तो ये चीजें हैं, फिर ये सारी इसके अंदर जो वीटो पावर्स वगैरह सारी चीजें। तो ये आपका सिलेक्टिव मॉरलिटी है बेसिकली। यहाँ पर टोटली जो है, अगर हिस्टोरिक के थोड़ा बात कर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो ब्रिटेन वुड फ्रेमवर्क की बात की हमने। यहाँ पर ब्रिटेन वुड फ्रेमवर्क जिसके अंदर क्या आता है आपका, यहाँ पर सबसे पहला आपका ब्रिटेन वुड के बाद यहाँ पर हमने की आईएमएफ आ जाएगा आपका, या इसके अंदर उसके बाद आपका जो है वो वर्ल्ड बैंक आ जाता है। ठीक है, अब ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल के अंदर है पूरा। 1980 से 1990 से पाकिस्तान के अंदर भी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स इंस्टीट्यूट करवाया गया। डिसमेंटल सोशल प्रोटेक्शन अक्रॉस द डेवलपिंग नेशंस, जितने भी डेवलपिंग स्टेट्स है सारी सोशल प्रोटेक्शन आपके एंड होते हुए नजर आ रही है। प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाइज इनइक्वालिटी, दोज लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेस ग्रेटेस्ट हार्म्स। अब देखें, ये सिलेक्टिव मॉरलिटी नहीं है, ये फायदा वो उठा रहे हैं यहाँ पर कि जी हम यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्री प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सारी चीजें। लेकिन ये नहीं देख रहे कि जो क्लाइमेट इंजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ है, पेरिस एग्रीमेंट से विथड्रॉ, कोप 30 को अटेंड नहीं किया गया, उसको फ्रॉड एज ए कंसीडर किया गया, ये सारी चीजें फिर यहाँ पर आ जाती है इसके अंदर दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि आपके सिलेक्टिव मॉरलिटी क्या है। अब बात करेंगे, हमारे पास है यहाँ पर डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट जो वर्ड यूज किया गया है, ये यहाँ पर जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया है। उन्होंने क्लियर किया कि जो सेकंड राउंड हुआ है यहाँ पर जनेवा के अंदर, ये इंपोर्टेंट है, इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों की तरफ से क्या डिमांड्स है बेसिकली ये देखेंगे। यूक्रेन रशिया पीस टॉक्स स्टॉल इन जिनेवा की बात करते हैं। यूएसए मेडिएटेड पीस टॉक्स बिटवीन यूक्रेन रशिया एंडेड विदाउट ब्रेक थ्रू। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की accusing मॉस्को ऑफ द डेलिब्रेटेड बाय प्रोलॉन्ग निगोशिएशंस। दो चीजें यहां पर देखने को मिल रही, एक तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुश्किल है, नजर नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा यहां पर भी ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को जानबूझकर जो है इस निगोशिएशंस को तूल दे रहा है और ज्यादा आगे खींच रहा है और ज्यादा लंबा कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए यूएसए की तरफ से ज़ेलेंस्की को काफी फोर्स किया गया कि भाई जो अगर वो टेरिटरी मांग रहे हैं तो चुप करके दे दो, लेकिन यहां पर ज़ेलेंस्की ने यह कहा था कि हमें यहां पर सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। यूरोप को भी यही बोला था उसने, और इसको भी यही बोला था कि हमें यहां पर क्या चाहिए, सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, लेकिन वो चीज नजर नहीं आई। ज़ेलेंस्की एक्यूजेशन मॉस्को इज ट्राइंग टू ड्रैग आउट नेगोशिएशंस दैट कुड अदरवाइज रीच फाइनल। वो कहता है कि यहां तक अभी तक हम फाइनल स्टेज पर पहुंच जाते, लेकिन क्या कर रहा है यहां पर रशिया उसको और ज्यादा खींच रहा है, लंबा कर रहा है। रशिया स्टांस चीफ नेगोशिएटर व्लादिमीर मेडसंकी क्या कहता है, डिस्क्राइब्स द डिफिकल्ट बट बिजनेस लाइक। वो कहता है कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई कारोबार यहां पर किया जा रहा है ना, कोई निगोशिएशन थोड़े ना हो रहे हैं, ये चीज है। यूक्रेनियन ऑफिस क्लेम्ड ही फोकस्ड ऑन द हिस्ट्री लेक्चर्स ओवर सब्सटेंटिव इश्यूज। वो कहता है जो इशू है सब्सटेंटिव, वो उससे हटकर उल्टा क्या किया जा रहा है, हिस्ट्री के लेक्चर दिए जा रहे हैं, ये चीज है। उसके बाद है की स्टिकिंग पॉइंट की बात की जाए, टेरिटरी रशिया डिमांड्स यूक्रेन सीड्स अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द ईस्टर्न डॉनस्टेक। अगर डॉनस्टेक का अगर हिस्सा देखा जाए तो 20% वो कौन यहां पर कंट्रोल कर चुका है, रशिया। अब यूएसए यूक्रेन को कहता है यहां पर ज़ेलेंस्की को, भाई तुम ऐसा करो जो टेरिटरी है वो रशिया को दे दो, ठीक है। लेकिन अब जो है रशिया ये, अब यूक्रेन ये चाहता है कि जो यहाँ पर सिक्योरिटी गारंटी होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर आज हम मान जाते हैं कल ये फिर अटैक करके बोलेंगे अब ये भी टेरिटरी दे दो हमें, तो ये भी है। लेकिन अगर यहाँ पर यूक्रेन ये कहना छोड़ देना कि हम यूरोपीय यूनियन या नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे तो रशिया आज पीछे हट जाएगा, सारा मसला यही आ रहा उनका। उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए फोर्सेस हैव टू येट कॉन्कर कीव हैज कंसिस्टेंटली रिजेक्टेड। अब इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, उसको ऐड करते हैं कि असल जो मामला अभी जो देख रहे हो की स्टिकिंग पॉइंट क्या है, जो जिपोरेसिया बेसिकली यहाँ पर नेशनल पावर प्लांट है जो किसके कब्जे में है अभी, यूएसए के रशिया के कब्जे में है। और ये चाहते हैं कीफू क्या चाहते हैं यहाँ पर यूक्रेन, यूएसए एंड यूक्रेनियन ऑपरेशन ऑफ द यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट। वो कहता है यूरोप का सबसे बड़ा लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है बेसिकली, जो आपका किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, जिपोरेशिया की। जिपोरेशिया बेसिकली नेशनल पावर प्लांट है जो किसके कंट्रोल में चला गया अभी, वो रशिया के कंट्रोल में चला गया। तो वो चाहता है कि भाई यूक्रेन चाहता है कि वापस मिल जाए, ताकि हम जो है हम और यूक्रेन और जो है यूएसए मिलकर जो है ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है तो इसको हम चलाएंगे। ये चीज हमें देखने को मिल रही है वहां पर। यूएसए प्रेशर यूक्रेन प्रेसिडेंट अर्ज कीफू टू टेक कंसेशंस एंड डिमांड ज़ेलेंस्की कॉल्ड नॉट
फेयर, वो ज़ेलेंस्की कहता है यार दिस इज नॉट फेयर ना, ये अच्छी बात नहीं है कि आप ये कर रहे हो, पूरे टेरिटरी उनको दे दो, यहाँ पर सारी चीजें। लेकिन ये ज़िपोरिशिया जो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिल रहा है, ये भी तो चीज है ना। तो ये अगर टोटल अगर देखा जाए तो सेकंड राउंड जो अभी हुआ जिनेवा के अंदर, इसके अंदर कोई भी प्रोग्रेस यहाँ पर या डेवलपमेंट होते हुए हमें नजर नहीं आई। तो ये लाजमी पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे, हमारे पास वोकैब है, वोकैब के हम वर्ड्स वन बाय वन जो है इसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास वर्ड रहने वाला फिजल, फिजल का मतलब है टू फेल और एंड वीकली, आस्ता आस्ता जो है क्या होना, नाकाम हो जाना, ठीक है, फेलियर हो जाना या कमजोर हो जाना, फेड या स्पटर इसको कह सकते हैं। डिसफंक्शन का मतलब होता है एबनॉर्मल या इम्पेयर्ड फंक्शंस, जो अच्छे से काम ना करता हो, ठीक है, जो नाकाम हो चुका, आप ये भी कह सकते हैं, या खराब कारकर्दगी भी आप कह सकते हैं। डिसऑर्डर या मेल फंक्शन आप इसको कह सकते हैं। ट्राइट का मतलब होता है यहाँ पर ओवर यूज्ड, जिसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा चुका हो, घिसा पिटा भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर लैकिंग ओरिजिनलिटी, बैनल या कॉमन प्लेस बिल्कुल। स्वैद, स्वैद का मतलब होता है ब्रॉड स्टेप, लार्ज एरिया, एक बड़े इलाके को कह सकते हैं, या एक बड़ी पट्टी जो होती है उसको आप कह सकते हैं। स्ट्रेच या एक्सपेंस आप कह सकते हैं इसको। मीरियड का मतलब होता है बेशुमार, मल्टीफेरियस है ना, मल्टीफैक्टेड भी आप कह सकते हैं इसको। अ वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ी तादाद में, बेशुमार। काउंटलेस या न्यूमरस भी आप इसको कह सकते हैं। इनएफेबल का मतलब होता है टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन अ वर्ड्स, जिसको बिल्कुल जो है वो कह ले के बयान ना किया जा सके, ना काबिल बयान कह सकते हैं आप इसको। इनडिस्क्राइबेबल या इन एक्सप्रेसिबल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑक्टाजेनरेरियन का मतलब होता है ऐसा शख्स जो 80 साल की उम्र का हो। अ पर्सन इन देयर 80 ईयर्स ओल्ड एंड एल्डर। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है नॉट एबल टू एग्जिस्ट टुगेदर, बिल्कुल गैर मौजू हो, गैर मुआफिक आप कह सकते हैं, जो ना होने की हालत में हो। इनकंसिस्टेंट या कॉन्फ्लिक्टिंग आप कह सकते हैं। एंस्यूड का मतलब होता है हैपेंड एज ए रिजल्ट, नतीजतन एज ए नतीजतन रूनुमा होना, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। फॉलोड या रिजल्टेड आप कह सकते हैं। उसके बाद है प्रेमिस्ड का मतलब होता है बेस्ड ऑन समथिंग, किसी ना किसी चीजों के ऊपर क्या करना, बेस करना, इन्हासार करना आप कह सकते हैं। फाउंडेड या बेस करना, ठीक है। उसके बाद है एंट्रेंच्ड का मतलब क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। यहाँ पर एंट्रेंच्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर फॉर्मली एस्टैब्लिश, जो जड़ से जुड़ा हुआ होता है, जो बहुत गहराई से आप कह सकते हैं जुड़ा हुआ होता है। इनग्रेंड या एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। डेलीरियस का मतलब होता है इन एक्साइटेड और कंफ्यूज स्टेट की हालत में होना, बिल्कुल कह ले के परेशान कुन हालत में आप कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा कह ले के वो जोश में भी आप कह सकते हैं। फ्रेंजाइट क्या पता है, इरेशनल, ठीक है। और रेवेज्ड का मतलब होता है सिवियरली डैमेज्ड, बहुत बुरी तरह जो है वो तबाह हो जाना। डिवास्टेटेड या रोइंड। इंसाइसिवली का मतलब होता है इन अ क्लियर एंड शार्प मैनर, बिल्कुल कह ले के वाजे आप कह सकते हैं, या क्लियर बसीरत के साथ, ठीक है। शार्पली या पेनिट्रेटिंगली आप इसको कह सकते हैं। डेलिकेसी का मतलब होता है फाइननेस या सेंसिटिविटी आप कह सकते हैं, बिल्कुल नज़ाकत को शो करता है जो, बिल्कुल ठीक है। सटलिटी या उसके बाद आप इसको फ्रेजिलिटी भी कह सकते हैं। क्वेल का मतलब होता है टू सप्रेस और पुट एन एंड, किसी को दबा देना इतना प्रेशराइज करके, ठीक है। सप्रेस या सबड्यू। उसके बाद क्लैमर का मतलब होता है अ लाउड एंड परसिस्टेंट नॉइस, अ डिमांड, अप्रॉर या आउटक्राई, बहुत ज़्यादा, और शोर शराबा भी आप कह सकते हैं, या शोरोगुन भी कह सकते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।